हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्रोन। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तैयारी शुरू ही कर दी होगी आप सब ने। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके क्लास 12th के टर्म 2 के लिए किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स से। तो आपको पता है उसमें जैसे डिवाइड करते हैं, आप चाहो तो मेरा वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे सैम्पल पेपर्स मैंने उसमें बताया कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहले शॉर्ट, देन लॉन्ग, देन उसके बाद आपको केस स्टडी देनी पड़ेगी, उसके बाद मैप्स आएंगे। तो ये रिस्पेक्टिवली आपके ऐसे रहेंगे 3 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एंड मैप के 2 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए करना स्टार्ट करें। आपके चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है टर्म 2 का, दैट इज किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब पेपर्स में आ भी चुके हैं। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप थोड़ा सा इजीली पढ़ पाओ, थोड़ा समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, एंड अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। दैट इज़ हिस्ट्री क्लास 12th किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, वो मैंने पढ़ाया है। एंड और भी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। उसके मैंने कुछ टिप्स आपको दिए हैं, 15 डेज में आप कैसे हिस्ट्री को पूरा लर्न कर सकते हो। ठीक है, कितना समझ सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको उसमें टिप्स में दे रखा है। तो आप चाहो तो वो भी देख लेना। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर से, दैट इज किंग्स ऑफ द क्रॉनिकल्स। एंड उसके क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करते हैं। एंड ध्यान रखिएगा और बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा। ओके, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क के रहेंगे। आपको उससे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है कुछ भी, बहुत प्रिसाइजली आपको अपने आंसर्स देने हैं। आप पॉइंट्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन लिखने का एक तरीका ये भी है, जैसे आपको जब कॉपी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना इतना मार्जिन छोड़ के रख दो। थोड़ा छोटा मार्जिन रखना, एंड दोनों तरफ मार्जिन नहीं खींचना है, जिससे आप एटलीस्ट आपके टीचर को ये ना लगे कि आप सिर्फ कॉपी भरने के लिए लिख रहे हो। ठीक है, आपको चीज़ें अगर लिखनी है, आपको आंसर लिखना है, तो आपको वन साइड ही मार्जिन देनी पड़ेगी, एंड बहुत ब्रॉड मार्जिन नहीं होनी चाहिए। एंड आप ये नहीं है कि बहुत दूर दूर लिख रहे हैं, पूरे एक दिन एक 4 4 फिंगर्स का आप गैप करके लिख रहे हो, वो भी चीज़ नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग कम लगाइएगा, थोड़ा लिखिएगा ज़्यादा, क्योंकि टीचर्स बहुत पुराने होते हैं, सब समझते हैं कि आप कॉपी भर रहे हो, कि आपको आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा अपनी अकल नहीं लगाना, पढ़ाई करो। एंड जितना है, जितना अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो छोटे शब्दों में, वो आप कर लो, क्योंकि आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर कोई चीज़ पॉइंट में लिखते हो, और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आप लिख रहे हो, कोई भी पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, या आप डिफरेंट पेन यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट रेड पेन। ठीक है, तो इस तरह से आप उस चीज़ को हाईलाइट कर दोगे, जिससे टीचर को भी चेकिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, आपके टिप्स जो आप आंसर्स लिखोगे उसके लिए। ठीक है, तो बहुत डोंट प्ले स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, क्योंकि टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखना कि आपकी उसमें इंटेलिजेंस दिखे पढ़ाई के लिए, ना कि आपकी इंटेलिजेंस दिखे कॉपी भरने के लिए। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा मैंने आपको पूरा चीज़ें बता रखी हैं, उसमें क्या क्या है। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रखा है, बट चूंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स में लिखना है, तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। इसमें से आप अगर एक पॉइंट कम भी कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, रिटन किसने लिखा है। ठीक है, किसने इसको अकबरनामा को लिखा था, दैट इज अबुल फजल, और उन्होंने कब लिखा था, 1589 सीई में। ठीक, ये इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो कि आपके शॉर्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको लिखनी ही लिखनी है। 1 मार्क का अगर, आई थिंक 1 मार्क तो नहीं आएगा, बट हाँ, अगर आप लॉन्ग में भी स्टार्ट इसी से करोगे कि ये लिखा किसने है अकबरनामा, तो और कब लिखा है, तो अच्छा ही रहेगा, स्टार्टिंग के लिए ये लाइन बेस्ट है। देन आता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टिंग। ठीक है, और जो बैटल्स हैं, जो भी अकबरनामा से ही समझ में आ रहा है कि अकबर के बारे में है। ठीक है, तो उनके कोर्ट्स में जो जो सीन होते थे, अबुल फजल चूंकि वहीं पे रहते थे, तो उन्हें पता रहता था कि वो कैसे पूरा उनका जो कोर्ट है वो कैसे किस तरह से बना हुआ था, कौन कौन से उसमें पेंटिंग्स थे वहाँ पे। ठीक है, किस तरह की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी,
एंड कैसा कंस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी और कैसा सीन हुआ करता था उनके कोर्ट में, उनके मिनिस्टर्स कैसे बैठते थे, ठीक है, किसके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, ये सब चीज़ें अबुल फजल ने उसमें लिखी थी। देन आता है अकबरनामा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, पता होना चाहिए। जो पहली वॉल्यूम्स हैं, जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स हैं, वो क्रॉनिकल्स के फॉर्म में है, ठीक, जो उसके बारे में जो लिखा हुआ था क्रॉनिकल्स। एंड द थर्ड वॉल्यूम इज आइन अकबरी, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड वॉल्यूम याद रखिएगा, पहली 2 वॉल्यूम्स जो क्रॉनिकल्स हैं एंड जो थर्ड वन है आइन अकबरी। देन द फर्स्ट वॉल्यूम डिस्क्राइब द फर्स्ट 30 years ऑफ अकबर्स लाइफ। आपके फर्स्ट वॉल्यूम में ये रहेगा, क्या रहेगा कि उसके स्टार्टिंग के जो 30 साल थे अकबर की लाइफ के, वो सब डिस्क्राइब्ड है विद द ईयर्स। एंड द सेकंड वॉल्यूम डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ द 31st year टू 46 years ऑफ अकबर्स लाइफ। तो इस तरह से। एंड जो थर्ड वाला है वो मैंने आपको बता दिया है, वो पूरा अकबरनामा, अकबरनामा मतलब ये A to Z सारी चीज़ें अकबर के बारे में होंगी। तो आप इस तरह से इसके फीचर्स अकबरनामा के ही कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एक्सपेंशन। मैंने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि मैंने इसमें ये नहीं लिखा है कि किस ईयर में ये आए हैं, बट दैट इज फॉर श्योर कि आए हैं। ये ऐसे मैंने हवा में नहीं लिख दिए हैं, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर के बारे में आपको उसके जो उनका एक्सपेंशन था वो कहाँ कहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, इन सब के बारे में बताना है। तो अकबर वॉज सन ऑफ हुमायूं, ये सबको पता है, अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है। ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स बिकॉज ही इज नॉट एक्सपेंडेड बट ऑल्सो कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर। ठीक है, उनमें जो इनका एम्पायर था वो उन्होंने एक्सपेंड भी किया था, एंड सारा जो उनका कंसोलिडेटेड एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पे हर, या ये कह सकते हो कि वहाँ पे जो ऊंच नीच वाली चीजें थी वो नहीं हुआ करती थी, ये भी एक फीचर अच्छा है उसमें। सारे धर्मों को वो बराबर रिस्पेक्ट करते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। उनका जो एक्सटेंडेड एम्पायर था वो हिंदू कुश माउंटेन्स तक का था, ठीक है, जो आपके अफगानिस्तान में पड़ता है। ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, ये एक लाइन मैंने आपको बता दी। रिलीजन को लेके वो बहुत ही सेंसिटिव हुआ करता था, वो सारे रिस्पेक्ट करता था सारे रिलीजन्स को, और उनको उनके लिए कई सारे उन्होंने टैक्स को भी माफ़ कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर में बता चुकी हूँ, बट अगर आपको ये लिखा जाए तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख दोगे तो आई होप कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। देन आता है वन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द नोबिलिटी। नोबिलिटी इसका पिलर हुआ करता था, ठीक, ये आपको जस्टिफाई करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख दो। अ कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द मुगल स्टेट। ठीक है, जो पुलिस, कॉर्प्स मतलब क्या होता है, पुलिस होता है, तो जो ऑफिसर्स थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था उस समय पे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ऑफिसर्स के, दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे अकबर कभी भी भेदभाव नहीं करता था किसी भी रिलीजन के साथ, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स। तो उसने यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट में भी वो चीज़ दिखाई थी, एंड अलग अलग कास्ट के लोगों को भी वो अपने ग्रुप में डाल सकता था कि अगर वो जेन्युइनली टैलेंटेड हैं, अगर वो जेन्युइनली उनको लगता था कि हाँ ये सेना में आ सकता है, ये हमारा ऑफिसर्स बनने लायक है, तो हाँ वो उसको रिक्रूट कर लेते थे। A special care was taken to ensure that no group should grow a strong and wide as to be a threat to the state. बहुत एक स्पेशल केयर रखी जाती थी कि जो ग्रुप में है उनको वो दे शुड ग्रो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड वाइड एज टू बी अ थ्रेट टू द स्टेट। उनको ये था कि अगर ऑफिसर से आज आप अपनी अगर सेना में भी देखोगे, आर्मी में भी देखोगे, तो क्या कैसे लोग रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ऐसे जिस पे आप ट्रस्ट वर्दी हो, जो आपके स्टेट के लिए लड़ सकते हैं, जो आपकी कंट्री के लिए लड़ सकते हैं, ये चीज़ था। द मनसब और द स्टेटस ऑफ ईच ऑफिसर वॉज डिटर्मिन। ठीक है, जो मनसब क्या हुआ करता था, स्टेटस यानी जो पोजीशन हुआ करती थी वो ऑफिसर्स के लिए अलग अलग होती थी, उनके लिए पर्टिकुलर एक पोजीशन दी गई थी। The officers participated in the military operations along with their soldiers, ठीक है, ये तो बहुत नोन चीज़ है। As the officers held a high position in the society, they were quite rich and powerful, enjoyed ample prestige in the society. जैसा कि आप जानते हो आज भी हमारे जो सोल्जर्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, जो बहुत हाई पोजीशंस पे हैं, उनको अच्छी सी प्रेस्टीज मिलती है, वो थोड़े अलग उनको प्रिविलेजेस मिली हुई होती है, ठीक है, फ्रॉम द
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से जो ऑफिसर्स हाई पोस्ट पे हुआ करते थे उनको भी अलग, वो थोड़े रिच भी हुआ करते थे एंड उनकी प्रेस्टीज भी दूसरी होती थी इन सोसाइटी। ठीक है, तो ये आप लिख देना उसमें। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, गुलबदन बेगम कौन थी? ठीक, इनके बारे में लिखना है और जो उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था उसके बारे में थोड़ा इवैल्यूएशन आपका, ब्रीफ इवैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो गुलबदन क्या थी? बाबर की बेटी थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है, इसमें जो डोमेस्टिक वर्ल्ड था मुगल्स का, उसकी थोड़ी सी दी गई है, मतलब ग्लिम्स उसका दिया गया था हुमायूंनामा के अंदर। It is not merely an analogy of the Mughal emperors. On the contrary, it brings out the conflicts and the tensions existed among the princes and the kings. ठीक है, तो जो उस समय पे जो प्रिंस और किंग्स होते थे उनके बीच में कुछ टेंशन्स भी हुआ करती, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें डिफाइन करी गई हैं जो कि हुमायूंनामा में दी हुई है। ठीक है, खाली एनोलॉजी ही नहीं थी मुगल एम्परर की, बट उस समय के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो टेंशन्स थी, वो सब भी इसमें डिस्क्राइब की हुई है। It also shows the important role played by elderly women who mediated to resolve some of the conflicts. ठीक है, जो elderly women हुआ करती थी, जो conflicts होते थे उस समय, तो उनको resolve भी करती थी, तो उनका importance था उस समय पे। जो elderly women, जो बूढ़ी औरतें हुआ करती थी, जो थोड़ी सी एजेड हुआ करती थी, उनका जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, उनकी बात मानी जाती थी। इट मीन्स क्या शो हो रहा है कि उस समय विमेन्स की बात की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें हुमायूंनामा से ही पता चली हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो थे ये सॉर्ट आउट करती थी। फिर आता है बादशाहनामा। मैं आपको इसे पॉइंट में बता रही हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप अगर बुक पढ़ोगे तो आपके मेरे पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि रीड एनसीईआरटी एज मच एज क्लियर एज यू, मतलब पढ़ लो उससे, जिससे कि आपको उस पॉइंट्स को क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैम आपको इस तरह से बता रहे हैं तो आपको आप बोलोगे कि यार ये तो रटा रटाए बता रहे हो, लेकिन मैं रटा रटाए इसीलिए बता रही हूँ कि आपको इसी तरह से पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप पॉइंट्स में ही लिखोगे, जैसे आपने एक प्रॉपर पैरा में लिख दिया, तो वो एग्जामिनर को उतना अट्रैक्ट नहीं करता है जितना अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो 1 2 3 करके, तो वो पॉइंट्स पढ़ना ज़्यादा ईजी होता है उससे, पैरास पढ़ने से। एंड इस पॉइंट्स में भी आप ध्यान रखना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नाम को मेंशन कर रहे हो या पर्टिकुलर ईयर को मेंशन कर रहे हो, तो उसको हाईलाइट कर देना किसी और पेन से या आपके मार्कर से। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर किसी भी ईयर में डाउट है, तो मेरी पर्सनल आपको एडवाइस ये है कि आप उसको मिस कर सकते हो। लाइक अगर वहाँ पे ईयर की इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। आप प्रॉपर जितना आपको नॉलेज है आप उतना लिखो। ज़्यादा लिखने के चक्कर में मे बी आप ईयर की वजह से अपने मार्क्स गवा बैठो। ठीक है, तो जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ लगे वहाँ पे ईयर लिखो, वरना मत लिखो। ओके, फिर हम आते हैं राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन बादशाहनामा। ठीक, बादशाहनामा के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने, जो कि अबुल फजल के ही प्यूपिल थे, उन्हीं के ही एक शिष्य कहे जाते हैं। ठीक है, लाहौरी। इट इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द reign ऑफ द शाहजहां। बादशाहनामा के बारे में अगर आप लिखोगे तो उसमें शाहजहां के जो एम्परर था उस समय पे, तो उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री, उसके इवेंट्स जो जो हुए थे उसके बारे में दिया है। इट वॉज रिटन इन 3 वॉल्यूम्स, जैसे कि वॉल्यूम्स को हम दफ्तर्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम्स में थे, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था ये चीज़, अकबरनामा। तो ये बादशाहनामा है। ईच वॉल्यूम कवर्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, इसमें 10 साल का, उसमें पर्टिकुलर ईयर्स दिए गए हैं। इसमें ईच वॉल्यूम कवर्ड अ पीरियड ऑफ, इसमें आपको याद रखना है कि 10 ईयर कवर किए हो, 10 साल कवर किए हुए। लेटर ऑन सादुल्ला खान द वजीर ऑफ शाहजहां, जो सादुल्ला खान थे, शाहजहां के वजीर थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया। ठीक है, और 2 वॉल्यूम्स और बनाए थे जो कि बादशाहनामा में इंक्लूडेड है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द वाज द फर्स्ट टू पब्लिश एडिटेड वर्जन ऑफ बादशाहनामा इन द 19th सेंचुरी। या आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था इसका एडिटेड वर्जन। ठीक, बादशाहनामा का कब किया था? 19th सेंचुरी में। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इट्स नॉर्मल, 3 कमेंट्स इट्स इनफ कि क्या क्या किसने लिखा और जो जिन्होंने लिखा वो कौन थे, उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है इस बादशाहनामा में। क्योंकि चूंकि ये शॉर्ट है तो आप शॉर्ट में ही जवाब दो, उसमें ज़्यादा कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मुगल क्रॉनिकल?
व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस फॉर राइटिंग ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल क्रॉनिकल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ये आई एम श्योर ये इस बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, चार आप लर्न कर लेना इसको। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, मुगल हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रही है वो बतानी है। द जनर ऑफ टेक्स्ट रिटन बाय मॉडर्न हिस्टोरियंस इन इंग्लिश इज कॉल्ड अ क्रॉनिकल। मैंने आपको बताया जितने भी टेक्स्ट हमको मिले हैं, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसको क्रॉनिकल नाम दिया है, एंड जो ये टेक्स्ट हमें मिले हैं जिससे हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इन्हीं को क्रॉनिकल्स कहते हैं ऑब्वियसली। तो ये इनको हमने अगर व्हाट इज मुगल क्रॉनिकल है तो आप एक लाइन में बता सकते हो। दीज क्रॉनिकल्स प्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअस chronological record of events and are in ओके ये जो क्रॉनिकल है, ये जो क्रोनोलॉजी है, मतलब कहाँ से कौन पिता था, देन मतलब कौन दादा था, देन पिता आया, फिर उसका बेटा आया, उस उन लोग ने क्या क्या किया, उनके सारे लाइफ इवेंट्स रहते हैं। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल सोर्सेज फॉर एनी स्कॉलर हु वांटेड टू राइट अबाउट मुगल हिस्ट्री। तो उसमें एक ही नहीं रहता है स्कॉलर, उसमें स्कॉलर्स बड़े सारे रहते हैं कि पिता के समय पे कोई और स्कॉलर रहा होगा, देन पुत्र जब उनका होता है, बेटा होता है, तो उसके समय पे कोई और स्कॉलर। तो हर स्कॉलर ने अपने अपने टाइम के लोगों के जो एम्परर्स रहे हैं उनके इवेंट्स को बताया है उन क्रॉनिकल्स में। मतलब अगर उन्होंने, उनके पिताजी ने कहीं तक छोड़ा, कुछ इवेंट्स उनकी लाइफ के रहे, एंड उसके बाद उसके पिता, उसके जो बेटा आया उसने कुछ राज्यों को जीता, अपना एम्पायर एक्सपैंड किया, तो वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करी गई थी। ओके, तो ये होती है पूरी मुगल हिस्ट्री जो कि उस समय के स्कॉलर्स ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे थे। देन ये क्या, इनसे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, हमें मुगल एम्पायर के बारे में, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है। दे कन्वे द मीनिंग ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स which Mughal rulers wanted to impose on their domain and gave us a glimpse of imperial ideologies। जो हमारे जो स्कॉलर्स थे उस समय के, तो जो मुगल रूलर्स थे, जो उन्होंने उस समय पे जो ऑब्जेक्टिव्स लिए, जो अपनी प्रजा के भलाई के लिए जो काम किए, जो भी टैक्स लगाए, ठीक है, एंड जो भी उनकी आइडियोलॉजीज थी कि कोई मुगल का कुछ था, किसी ने कोई कर हटाया, किसी ने कोई कर लगाया, किसी ने अपनी जो प्रजा थी उनके बारे में कुछ सोचा, एंड कुछ और उनको अलग अलग टाइप की ना, जैसे उनकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी करी, कौन कौन सी स्कीम्स लाई। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं वो क्रॉनिकल, या आप कह दो मुगल हिस्ट्री में जो राइटिंग्स होती हैं उनके फॉर्म में लिखी जाती है। तो यही सारी चीज़ें आप इसमें लिखते हो। तो अगर आपको छोटा सा ये इम्पोर्टेंस पूछा जाए, तो इम्पोर्टेंस तो सिंपल सी बात यही है ना कि हमें हिस्ट्री आज क्यों पता चल रही है, इन्हीं क्रॉनिकल्स के वजह से पता चल रही है। और जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने जितनी रिसर्च करी थी, इन्होंने जितनी चीज़ें लिखी थी मुगल हिस्ट्री के बारे में, वो सब चीज़ें हमें आज पता चल रही है, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, और इसी से हमें पता चल रहा है कि हम कैसे थे एंड किस तरह से अब हम इस स्टेज पे पहुंचे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ओनली। तो इनको थोड़े आप ये 3-4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। नाउ स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि आपके 6 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, एंड इसमें भी मैंने आपको जो ईयर है वो मेंशन नहीं किया है, बट आप समझ लेना कि इट्स इम्पोर्टेंट, पढ़ना चाहिए एंड आ भी सकता है। तो द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट डिटेल रिकॉर्ड्स वाज वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्टेटमेंट को आपको विद एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स कौन कौन रखता था, किस किस चीज़ों का रिकॉर्ड्स कौन कौन रखता था, ये इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आपको बतानी है। ठीक है, एग्जैक्ट डिटेल्स मतलब कैसे रखी जाती थी। ठीक, ये एक फीचर था कि हर चीज़ कितने प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंटेन करी थी। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। मतलब उसमें आपको ये देना पड़ेगा कि जो कौन लोग क्या क्या रिकॉर्ड्स रखा करते थे। तो इट्स ट्रू दैट कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट डिटेल रिकॉर्ड्स वाज वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सच है, क्योंकि हमें जो भी रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं दैट इज़ वेरी सटीक, बहुत चीज़ें सही मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वो सही से रखे गए, सही से उनके रिकॉर्ड्स बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीर बख्शी, जो कि कोर्ट राइटर्स, जो कि जो कोर्ट में जो राइटिंग लिखा करते थे ना, उनका ग्रुप हुआ करता था, पूरा एक तो हुआ नहीं करता था, पूरा ग्रुप था। उनको चेक करके, मतलब उनके रिकॉर्ड्स, उनके एप्लीकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स को सही से रखना। ठीक है, एक ऑल इंपीरियल ऑर्डर में प्रेजेंट करना, ये मीर बख्शी का काम था। तो मीर बख्शी अगर आप पूछा जाए तो आप ये
कह सकते हो कि वो क्या चेक करते थे कि जो कोड राइटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके एप्लीकेशंस वो सारे जो हैं कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, एंड उनके जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, बहुत ठीक ठाक से रखे हुए हैं। ठीक है, तो इट्स, मैं जितना इजी लैंग्वेज में आपको बता सकती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। देन आते हैं एजेंट्स, दैट इज वकील उनको कहा जाता था। ठीक है, उनका काम था जो न्यूज़ हुआ करती थी, न्यूज़ फ्रॉम द डे टू कोर्ट। ठीक, उनका ये काम हुआ करता था, पूरा रिकॉर्ड जो वर्किंग का रिकॉर्ड था रूलर्स का। ठीक है, जो रीजनल उस समय रूलर्स हुआ करते थे उनका वर्किंग रिकॉर्ड था, वो उसको टाइम डेट एंड एग्जैक्ट सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड्स किया करते थे। जितनी मीटिंग हो रही हैं कोर्ट्स के अंदर वो कब हो रही हैं, कितने समय पे हो रही हैं, ये सब चीज़ें एजेंट्स करते थे, दैट इज़ वकील। देन आता है अखबारात। अखबारात होते थे तो वो अटेंडेंस लगाया करते थे। ठीक है, कि कितने जो ऑफिसर्स हैं उसमें किस तरह से उनके जो ऑफिसर हैं उनके टाइटल्स हो गए। ठीक है, कोर्ट में किस तरह से उनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जो प्रेजेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो जो राजा के दरबार में कोई आता था तो वो प्रेजेंट्स लेके ही आता था। ठीक, तो वो सब चीज़ें। देन इंक्वायरीज मेड बाय एम्परर अबाउट द हेल्थ ऑफ एनी ऑफिसर। तो अगर किसी ऑफिसर की कुछ तबीयत खराब है या उसके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो सब चीज़ें जो थी वो राजा को वो अखबारात के थ्रू मिलती थी। देन न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द रीजन अंडर मुगल एम्पायर बाय इम्पीरियल पोस्ट। जो इम्पीरियल पोस्ट थी उनके उनके थ्रू आपको जो जो मुगल एम्पायर था, ठीक है, तो उसको मिलती थी किसके जो न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मिला करते थे इम्पीरियल पोस्ट से। देन एम्परर रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन distant provincial capitals within a few days. Whole of the empire was connected by the surprisingly rapid information loop for public news. उस समय छोटे छोटे एजेंट्स भी हुआ करते थे। ये एजेंट्स क्या करते थे कि जो गुप्तचर कहा जाता है उन्हें, तो वो एक चाहे जितना भी बड़ा उनका एम्पायर क्यों ना हो, बट वो अपनी वो रिपोर्ट्स जो थी एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर तक मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन पे इजीली पहुंच जाया करते थे, क्योंकि वो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि उस समय फोन ऑन तो हुआ नहीं करते थे। ठीक है, इस तरह से कुछ टेलीग्राम टेलीग्राफ ये सब भी नहीं हुआ करते थे। तो जो न्यूज़ हुआ करती थी बहुत एक रैपिडली पूरा लूप हुआ करता था एजेंट्स का। जो लोग होते थे वो लिटरली इसी के लिए इंफॉर्मेशन ही ले जाने और लाने के लिए रखे जाते थे। तो बहुत फास्ट न्यूज़ चली जाती थी। अगर एम्परर ने कुछ बोला है कि इस जगह ऐसे मीटिंग होनी है या इस तरह हमको वॉर के लिए तैयारी करनी है, तो दूसरे रीजन पे वो चीज़ आराम से पहुंच जाया करती थी। ठीक है, ये हो गया। देन आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। तो आपको इसमें अकबर के ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, उसकी आर्मी कैसी हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में आप ये सोचते फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर एंड द मुगल्स। ठीक, तो फर्स्ट होता है एम्परर, सबसे बढ़िया सबसे ऊपर उसकी रैंक 1 है। ड्यूरिंग द reign ऑफ अकबर एम्परर हिमसेल्फ वाज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही पावर थी जो थी एम्परर की। ठीक है, तो अकबर के टाइम पे वो अपने आप को एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मांगता था। वो उसको उस समय ऐसा नहीं था कि कोई मौलवी या कोई और सुपर पावर है, वही एक पावर था, वही एक पावर एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी के हाथ में पूरा कंट्रोल हुआ करता था। ठीक, देन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब राजा है तो उसके मिनिस्टर्स भी हुआ करेंगे। तो ये मिनिस्टर्स को अलग अलग जो थे उनके अलग अलग काम हुआ करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि आज मॉडर्न टाइम में भी आप देखते हो कि जो जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो उनकी पूरी एक कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट में अलग अलग मंत्री होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग उनके रिकॉर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा उस आज के टाइम पे जैसे काम होता है वो उस समय भी वैसे ही हुआ करता था। ठीक है, तो एक वर्किंग ऑर्डर हुआ करता था जो प्रॉपर जो सारी चीज़ें एम्परर को बताया करता था कि ये चीज़ ऐसे हुई है, ऐसे होने वाली है। ठीक, ये सारा काम होता था मिनिस्टर्स का। तो that is why they could have been called as the secretaries of the emperors. तो as a secretary काम करते थे। The post of prime minister was above all the other ministers. जो प्राइम मिनिस्टर था वो सबसे ऊपर माना जाता था। एंड एम्परर जो था वो प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस लिया करता था। ठीक है, एंड जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो एम्परर के ऊपर होती थी, बट वो मिनिस्टर्स की सलाह से ही काम करता था, जैसे कि आज के टाइम पे भी होता है।
ठीक, इस तरह से होती थी काउंसिल मिनिस्टर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख देना, पॉइंट्स में लिखोगे तो चलेगा। ये मैंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक पूरा पैरा बना दिया। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एंड देयर ऑफिसर्स आर गिवन बिलो। अब जो थे वकील एंड वजीर, मैंने आपको पहले भी वकील बता दिया, वो क्या करता था, वो एडवाइस करता था प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। एंड सॉरी, ही वॉज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ओनली, एंड वो एम्पर को एडवाइस करता था जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसमें। देन मीर बख्शी थी, मीर बख्शी था, तो वो उसका मेन काम था सैलरी और जो देना मिलिट्री को एंड सिविलियन ऑफिसर्स जो और भी ब्यूरोक्रेट्स उस समय होते थे उनको सैलरी मीर बख्शी का काम होता था। देन सादर और सदुर ये करते थे, जो इंचार्ज हुआ करते थे लोकल जजेस, एंड उनको काजी कहा जाता है, ठीक है, तो इनको अपॉइंट करते थे। देन खानसामा, खानसामा तो आपने सुना ही होगा, जो रॉयल फैमिली में होते हैं, ठीक है, बहुत जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो सबको अरेंज कर देते हैं एम्परर और उसकी फैमिली के लिए। देन आता है काजी, वो करता था जस्टिस देता था, ठीक है, उसका मेन काम होता था टू गिव जस्टिस। तो ये होता था टॉप मोस्ट, मतलब जस्टिस, फाइनल जस्टिस तो एम्परर का ही होता था, बट एम्परर के बाद उसी की वैल्यू हुआ करती थी मेन काजी की। फिर आता है दीवान, दीवान के नाम से ही पता चला, ये अकाउंट्स का काम देता था एम्पायर में, पूरा जितना भी जो भी होता था उनके अकाउंट्स में, ठीक है। हिज सिग्नेचर वाज रिक्वायर्ड टू पे मनी टू एनीवन, पैसे वैसे देने के लिए जो भी साइन वाइन होते थे जैसे आज होते हैं, तो ये दीवान के ही साइन किए जाते थे। उसके बाद अदर मिनिस्टर्स रहते थे, एक्सेप्ट दीज मिनिस्टर्स there were different ministers for forest, postal department and department for artillery। तो ये सब के अलावा भी अदर मिनिस्टर्स होते थे। आप चाहो तो लास्ट लाइन हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर के इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मेन फीचर्स ऑफ डिफरेंट कैपिटल सिटीज इन द मुगल, ठीक, सिटीज ऑफ द मुगल। कैपिटल सिटीज कौन कौन सी होती थी? कैपिटल सिटीज वॉज द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक, ये तो पक्का है, आज भी है ये, हमारे कंट्री का हार्ट कौन है? दिल्ली ही है, ठीक। मुगल कोर्ट्स वर असेंबल्ड हियर, द मुगल्स चेंज देयर कैपिटल्स फ्रीक्वेंटली। उस समय मुगल्स जो थे बहुत जल्दी जल्दी अपनी कैपिटल्स को बदलते भी रहते थे 16th एंड 17th सेंचुरी के बाद में। ऑल्दो बाबर कैप्चर्ड आगरा, कैपिटल सिटी ऑफ लोधीज, बट स्टिल विद इन 4 years ऑफ हिज रेन रॉयल कोर्ट असेंबल एट डिफरेंट प्लेसेस। उस समय बहुत जल्दी जल्दी राजधानियां बदली जाती थी, एंड जिस वजह से बड़ा हौच पौच हो जाता था। एक तरफ आपने कुछ महीने किया, फिर आप दूसरी तरफ पूरी सेना और पूरा रावण हवा लेके जा रहे हो, तो मुगल्स के लिए वो चीज़ें काफ़ी, मुझे तो समझ में नहीं आता ये रोज रोज कैपिटल क्यों बदला करते थे। तो फर्स्ट आता है आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। अकबर कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट इन द डिकेड ऑफ 1560s, ठीक। रेड मार्बल यूज किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन में। In the decades of 1570s, he decided to shift his capital to फतेहपुर सीकरी। अभी पहले आगरा था 1560s में, देन 10 साल बाद 70s में उन्होंने फतेहपुर सीकरी कर दिया। Its reason was probably that Sikri was situated on the direct road to Ajmer, where there was a tomb of शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। वहाँ पे आप सभी जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, वहाँ से उनको ज़्यादा सीकरी से मतलब डायरेक्ट रोड जाती थी अजमेर को, तो उन्होंने सीकरी में अपना कर लिया था। दिस टोम हैड बिकम इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। आप जानते हैं अभी भी चिश्ती की दरगाह को बहुत फेमस माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज है इस समय भी, तो मुगलों के टाइम से वो चीज़ चली आ रही है। द मुगल रूलर्स हैड वेरी क्लोज रिलेशन विद सूफीज एंड चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अकबर कंस्ट्रक्टेड अ व्हाइट मार्बल टोम शेख सलीम चिश्ती नियर जुम्मा मॉस्क एट सीकरी। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा। आपको याद होना चाहिए आपको बुलंद दरवाजा किसने बनाया भाई, इतना पुराना है, जीके में भी आ सकता है, ठीक है। जीके क्या, आप कभी भी किसी भी ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि कौन सी दरगाह किसने बनवाई थी, देन उसके बाद कौन सा टोम था वहाँ पे, ये सब, एंड बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। Its objective was to remind visitors about the Mughal victory over Gujarat, ठीक। तो मुगल्स ने ये सब मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, तो उससे क्या है, हमें इंडिया को तो फायदा हो रहा है क्योंकि बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो उस समय भी यही होता था, ये सब कंस्ट्रक्शन किसके लिए होते थे कि विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे उससे, ठीक है। तो ये हो गई कुछ आगरा एंड फतेहपुर सीकरी की बात। देन आता है लाहौर। इन 1585, अभी 1560 से 70s के बीच में आपने आगरा और फतेहपुर सीकरी देखा। देन आता है 1585 में लाहौर, ठीक। ये राजधानी जो थी लाहौर शिफ्ट कर दी गई थी।
In this way, Akbar maintained a great check for 13 years on this frontiers. Shahjahan adopted sound fiscal policies, accumulated enough wealth for his passion of building. शाहजहां आप जानते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थी, बहुत पैशनेट थे इन सब चीज़ों के लिए. The work of construction of building in monarchical culture was a tangible sign of dynastic power, वेल्थ एंड प्रेस्टीज. उस समय ये माना जाता था कि हम अगर बहुत पैसे वाले हैं, हमारा एम्पायर बहुत बड़ा है, हम बहुत प्रेस्टीजियस हैं, हमारी तो डायनेस्टी बड़ी पावरफुल है, तो हम आपको ये सब बना के देंगे. बहुत सारे उनका कल्चर था ये, उनको वो शो ऑफ का एक तरीका था कि अगर उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बना दिए तो उनका वाहवाही हो जाती थी सब जगह. तो एक तरह से उनका ये थॉट रहता था कि हम जो जितना रिच है, जो जितना पावरफुल है, जिसकी जितनी प्रेस्टीज है, वो उतनी ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस करता था. It was also seen as an act of pity in the context of Muslim rulers. ठीक है, फिर आता है शाहजहानाबाद. 1648 CE में court, military and royal family were migrated to new capital शाहजहानाबाद from आगरा. आगरा अब शाहजहानाबाद आ गए, वहां से was a new addition to the old residential city of Delhi. अब आप देख रहे हो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आ रहे हैं. The city of Delhi had Red Fort, जामा मस्जिद, ये सब बने हुई हैं वहां पे. A tree line esplanade with बाजार, दैट इज चांदनी चौक, जो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली लड़कियों के लिए खूब शॉपिंग की जाती है वहाँ पे. एंड लार्ज मैंशंस ऑफ द नोबल्स. ठीक, वहाँ पे दिस न्यू सिटी वो शाहजहां वॉज अप्रोप्रिएट टू अ मोर फॉर्मल विजन ऑफ द ग्रैंड मोनार्की. तो यहाँ पे जाके शाहजहां को ऐसा लगा कि हाँ ये सब चीज़ें सही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा रुक भी गए. एंड उन्होंने यहाँ पे रेड फोर्ट बनवाया, जामा मस्जिद बनाई, चांदनी चौक बनवाया, बहुत सारे बाजार से जो अभी भी आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर. तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा शाहजहां ने रुक गए. ठीक, तो अभी आप ये देखो कि हम अगर इसमें जो कैपिटल्स हैं तो आप ये लिख देना, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जो जितना मैंने लिखा है, ओके, लाहौर, देन शाहजहानाबाद. ओके, तो आई होप अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप चैप्टर पढ़ लीजिए, अब टाइम बहुत कम रह गया है. पढ़ाई लिखाई कर लो भाई अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो. ठीक, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मिलती हूँ, आई मीन दूसरा बताती हूँ आपको कि क्या पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर के साथ. उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो. एंड टिल देन अभी हम वाइंड अप करते हैं. इतने क्वेश्चंस पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू. पढ़ाई करते रहो. थैंक यू.